Good evening, students. Today we will start point number 2 of your history chapter, the French Revolution. The outbreak of the revolution. Outbreak means और रिवॉल्यूशन का मतलब क्रांति होती है. तो क्रांति कैसे शुरू हुई, आउटब्रेक का मतलब कैसे शुरू हुई, वो अब हम आगे पढ़ेंगे. Louis XVI had to increase taxes for reasons. You have learned in the previous section. हमने देखा था लुई 16 जब थ्रोन पे आते हैं, मीन्स जब राजा बनते हैं, मोनार्क बनते हैं, तब पहले से ही वो कर्ज में होता है फ्रांस. फिर अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाइयाँ होती है, उनके कोर्ट्स एक्स्ट्रावेगेंट होते हैं, आर्मी का खर्च होता है. ऐसे 5-6 अलग अलग कारणों के, और बहुत सारे पैसे उधार लिए थे तो इंटरेस्ट उनको चुकाना पड़ता है बहुत हाई. तो इन सब कारण से उनको टैक्स बढ़ाना है. सरकार तो एक ही काम कर सकती है, खर्च बढ़ता है तो उनको टैक्स बढ़ाना पड़ता है. तो ये हमने प्रीवियस सेक्शन में देखा ही था. हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गॉन अबाउट डूइंग दिस. तो ये कैसे कर सकता था वो अभी हम वो पढ़ेंगे. इन फ्रांस ऑफ द ओल्ड रेजाइम द मोनार्क डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस अकॉर्डिंग टू हिज विल अलोन. यानी कि ओल्ड रेजाइम का जो फ्रांस था उसमें मोनार्क के पास, उसके अकेले के पास वो पावर नहीं था कि वो अपने मर्जी के हिसाब से टैक्सेस डाल सके लोगों के ऊपर. रादर ही हैड टू कॉल अ मीटिंग ऑफ द एस्टेट्स जनरल. लेकिन उसकी बजाय उसको एस्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती थी, विच वुड देन पास हिज प्रपोजल्स फॉर न्यू टैक्सेस. और वो एस्टेट्स जनरल की जो मीटिंग होती थी उसमें जो एस्टेट्स जनरल के रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे वो नए टैक्सेस को हाँ करते थे या एग्री करते थे. द एस्टेट जनरल्स वॉज अ पॉलिटिकल बॉडी टू विच द 3 स्टेट्स सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. और एस्टेट जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी थी जिसमें तीनों एस्टेट के लोग अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते थे. हाउएवर द मोनार्क अलोन कुड डिसाइड व्हेन टू कॉल अ मीटिंग ऑफ दिस बॉडी. लेकिन मीटिंग कब बुलानी है इस एस्टेट जनरल की बॉडी की, इस पॉलिटिकल बॉडी की, वो मोनार्क अकेला ही डिसाइड करता था. द लास्ट टाइम इट वॉज डन वॉज इन 1614. और आखिरी बार जब ये मीटिंग बुलाई गई थी ऐसी, तब वो 1614 था. ऑन मे 1789 लुई 16 called together an assembly of the Estates General to pass proposals for new taxes. तो फिर से ऐसी मीटिंग 5 मई 1789 को लुई 16 द्वारा बुलाई जाती है नए टैक्सेस के प्रपोजल्स के लिए पास करने के लिए. A resplendent hall in Versailles was prepared to host the delegates. और एक चमकदार, हम लोग शाइनिंग हॉल था वर्सेल्स में, और उसको तैयार किया गया था चमक दमक के साथ. डेलीगेट्स यानी कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे उनको होस्ट करने के लिए, उनकी मेज़बानी करने के लिए. द फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट सेंड 300 रिप्रेजेंटेटिव्स ईच. फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट में से 300 रिप्रेजेंटेटिव्स आए. हु वर सीटेड इन रोज फेसिंग ईच अदर ऑन 2 साइड्स. और आमने सामने की रोज़ में उनको बिठाया गया जिससे वो आमने सामने हो जाए. वाइल द 600 मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट हैड टू स्टैंड एट द बैक. और थर्ड एस्टेट के 600 मेंबर्स थे, उनको पीछे खड़ा रहना पड़ा, उनके लिए बैठने की जगह नहीं थी. द थर्ड एस्टेट वॉज रिप्रेजेंटेड बाई इट्स मोर प्रॉस्परस एंड एजुकेटेड मेंबर्स. अब थर्ड एस्टेट तो मिक्सचर होता था, एजुकेटेड थे, अनएजुकेटेड पीपल थे, रिच थे, पुअर थे, हर एक प्रकार के लोग उसमें होते थे. तो लेकिन रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे प्रॉस्परस मीन्स जिनके पास संपत्ति होती थी, पैसे वाले होते थे, और जो पढ़े लिखे एजुकेटेड मेंबर्स थे वो थे 600. तो टोटल कितने हुए? 300 एंड 600, 1200 मेंबर्स हुए उस पॉलिटिकल बॉडी के या एस्टेट असेंबली की मीटिंग के लिए. पीजेंट्स, आर्टिसंस एंड वीमेन वर डिनाइड एंट्री टू द असेंबली. पीजेंट्स, आर्टिसन और वुमेन को एंट्री नहीं थी असेंबली में. हाउएवर द ग्रीवेंसेस एंड डिमांड्स वर लिस्टेड इन सम 40,000 लेटर्स विच द रिप्रेजेंटेटिव्स हैड ब्रॉट विद देम. लेकिन उनकी जो मांगे होती थी, उनके दुख दर्द थे, उनकी जो तकलीफ़ें थी, वो सब उन्होंने लेटर्स में लिख के दी थी अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को. ये जो 600 जन उनके रिप्रेजेंटेटिव थे, तो ऐसे 40,000 लेटर्स उनके पास थे जो अपनी लुई 16 के जो थर्ड एस्टेट के लोग थे उन्होंने उनके लिए भेजे थे. वोटिंग इन द एस्टेट्स जनरल इन द पास्ट हैड बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट ईच एस्टेट हैड 1 वोट. अब चाहे कितने भी लोग आए, लेकिन पिछले ऐसा होता था हमेशा पास्ट में
कि हर एस्टेट का सिर्फ एक ही वोट होता था, ऐसा नियम था। दिस टाइम टू लुइस 16 वॉज डिटरमाइंड टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस। इस बार लुइस 16 वही प्रथा, वही ट्रेडिशन चलाना चाहता था कि हर एस्टेट का सिर्फ एक वोट होगा। बट मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट डिमांडेड दैट वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज अ होल। लेकिन थर्ड एस्टेट के मेंबर्स बोलते हैं कि अब पूरी असेंबली, यानी कि 600 जन आए हैं तो 1200 जन आए हैं तो 1200 वोट गिरने चाहिए, 3 एस्टेट के 3 वोट नहीं। पर जैसे 3 एस्टेट थे, क्लर्जी, नोबिलिटी और फिर लास्ट में जो थे थर्ड एस्टेट वाले थे, तो उनका एक एक वोट होता था पहले। लेकिन अभी वो बोल रहे हैं कि 300, 300 और 600, 1200 वोट टोटल असेंबली के वोट होने चाहिए, हर एक मेंबर का एक वोट होना चाहिए। दिस वॉज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसोफर्स लाइक रोजियो इन हिज बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और ये जो अधिकार की बात थी वो रोजियो ने अपनी एक बुक थी, जो फिलोसोफर था रोजियो, हमने पहले भी इसके बारे में पढ़ा है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की बुक में उसने ये बातें करी थी। और ये कैसी बातें, पर पर्सन पर वोट, हर पर्सन को एक वोट है, एडल्ट सफरेज की बात है, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, यानी कि वोटिंग राइट्स सबकी, सभी का। ऐसा तो डेमोक्रेसी में होता है, तो ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की बात थी। मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट वॉकड आउट ऑफ द असेंबली इन प्रोटेस्ट। अब जब किंग ने इन बातों को रिजेक्ट किया, उनके प्रपोजल को रिजेक्ट किया, नहीं होने दिया ऐसा, तब थर्ड एस्टेट के जो 600 लोग थे वो असेंबली में से उठकर चले गए विरोध जताने के लिए। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द थर्ड एस्टेट व्यूड देमसेल्व्स एज स्पोक्समैन फॉर द होल फ्रेंच नेशन। और थर्ड एस्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो मानते थे कि हम पूरे फ्रेंच राष्ट्र के स्पोक्स पर्सन हैं, स्पोक्समैन हैं, हम सबकी तकलीफ़ें बयां करते हैं। ऑन 20 जून दे असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड्स ऑफ वर्सेल्स। 20 जून को वो ग्राउंड्स ऑफ वर्सेल्स में एक इंडोर टेनिस कोर्ट था, वहाँ पर सब इकट्ठा हुए। दे डिक्लेयर देमसेल्व्स अ नेशनल असेंबली, और अपने आप को नेशनल असेंबली यानी कि एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे डिक्लेयर किया। एंड स्वोर, और कसम खाई, नॉट टू डिस्पर्स, तब तक अलग नहीं होंगे, तब तक वहाँ से नहीं जाएंगे, टिल दे हैड ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस, और जब तक फ्रांस के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना देते, यानी कि लिख नहीं लेते हैं संविधान, तब तक वहाँ से जाएंगे नहीं। दैट वुड लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क, और वो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान जो मोनार्क के पावर्स को कम कर देगा, लिमिट कर देगा, उसकी मर्यादा में ले आएगा। दे वर लेड बाय मिरेबियो एंड एबेसियस, और मिरेबियो और एबेसियस उनके लीडर्स थे। मिराबियो वॉज बॉर्न इन अ नोबल फैमिली, मिराबियो एक नोबल फैमिली में था, नोबिलिटी में से था, यानी कि सेकेंड एस्टेट में था। बट वॉज कन्विंस्ड ऑफ द नीड टू डू अवे विथ अ सोसाइटी ऑफ फ्यूडल प्रिविलेज, लेकिन वो ऐसा मानता था कि ये जो अलग अलग सुविधाएं हैं, अलग अलग फैसिलिटीज़ हैं, से नोबिलिटी और क्लर्जी को मिलती है, यानी कि फ्यूडल प्रिविलेजेस जो हैं वो नहीं मिलने चाहिए, ऐसा उसका मानना था कि सभी इक्वल है, इक्वालिटी शायद उसके माइंड में थी। ही ब्रॉट आउट अ जर्नल, तो उसने एक जर्नल लिखा, मीन्स उसका बनाया हुआ था, बुक जिसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिकल जैसा, एंड डिलीवर्ड पावरफुल स्पीचेस टू द क्राउड असेंबल्ड एट वर्सेल्स। और उसके अंदर उसकी पावरफुल स्पीचेस लिखी थी, जो उसने उस क्राउड जो वहाँ पर इकट्ठा हुआ था, भीड़ इकट्ठा हुई थी वर्सेल्स के ग्राउंड्स पर, उनको उसने वो स्पीचेस सुनाई। यहाँ पे देख सकते हैं द टेनिस कोर्ट, ओट, बहुत सारे लोग हैं, ओट टेकिंग सेरेमनी हो रही है, वो सब कसम खा रहे हैं, जो भी हम पढ़ रहे हैं उसी का ये सीन है। एबेसियस ओरिजिनली अ प्रीस्ट, एबेसियस तो था वो हकीकत में एक प्रीस्ट था, यानी कि फर्स्ट एस्टेट का था, प्रीस्ट यानी कि क्लर्जी में से था। रोड एन इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट, उसने एक पैम्पलेट लिखा था, बहुत असरकारक पैम्पलेट, कॉल्ड व्हाट इज़ द थर्ड एस्टेट, ये थर्ड एस्टेट क्या है, ऐसा उसका पैम्पलेट का टाइटल था। वाइल द नेशनल असेंबली वॉज बिजी एट वर्सेल्स ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन, जब नेशनल असेंबली वर्सेल्स में कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में व्यस्त थी, ड्राफ्टिंग यानी कि लिखने में व्यस्त थी, द रेस्ट ऑफ फ्रांस सीडेड विद टर्मोइल, बाकी का जो पूरा फ्रांस था वो बॉयल हो रहा था, मीन्स उबाल आ रहा था, लोग भड़के हुए थे, विद टर्मोइल, डिस्टर्बेंस था पूरे फ्रांस में। अ सीवियर विंटर हैड मेंट अ बैड हार्वेस्ट, एक ख़तरनाक विंटर यानी कि बहुत बुरी तरीके से असर पड़ा, विंटर बहुत ज़्यादा था, कड़ाके की ठंडी पड़ रही थी, इसका मतलब जो हार्वेस्ट था
एग्रीकल्चर का वो ख़त्म हो गया। प्राइस ऑफ ब्रेड रोज, इस कारण से खेती फेल होने के कारण ब्रेड के प्राइसेस बढ़ गए। ऑफन बेकर्स एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन एंड होर्डेड सप्लाईज, और बार बार जो बेकर्स होते थे इसका फ़ायदा उठाते थे इस परिस्थिति का, और जो सप्लाईज होती थी ब्रेड की उसको छुपा के रख देते थे, नहीं है स्टॉक में नहीं है ऐसा बोलते थे। होर्डिंग का मतलब छुपा के रखना स्टॉक को, हो तो भी ना बोलना ऐसा, फ़ायदे के लिए अपने। आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन लॉन्ग क्यूज एट द बेकरी, और बेकरी पे बहुत सारे घंटे लाइन में खड़े रहने के बाद भी क्राउड्स ऑफ एंग्री वीमेन स्टॉर्म्ड इनटू द शॉप्स, उनको ब्रेड नहीं मिलती थी तो वो घुस जाते थे उस बेकरी की दुकानों में बहुत गुस्सा हो के। एट द सेम टाइम, और उसी समय पे द किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इनटू पेरिस, राजा ने अपनी सेना को पेरिस में कदम मार्च करने के लिए, फ्लैग मार्च करने के लिए बोला। ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था चैप्टर के। ऑन 14 जुलाई द एजिटेटेड क्राउड स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड द बेस्टाइल। तो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ हमने पढ़ा, यानी कि फर्स्ट पार्ट लेसन का इंट्रोडक्शन था कि बेस्टाइल को घेर लिया, गुस्सा, एजिटेटेड मीन्स गुस्साए भीड़ ने, और डिस्ट्रॉयड द बेस्टाइल, और उसको तोड़ दिया था पूरा। ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। इन द कंट्री साइड, ये तो शहर की बात हुई, लेकिन कंट्री साइड यानी कि विलेज साइड में रूमर स्प्रेड, ऐसी अफवाहें फैली फ्रॉम विलेज टू विलेज, गांव-गांव में, दैट कि द लॉर्ड्स ऑफ द मैनोर हैड हायर्ड बैंड्स ऑफ ब्रिगेंड्स हु वर ऑन देयर वे टू डिस्ट्रॉय द राइप क्रॉप, कि लॉर्ड्स ऑफ द मैनोर यानी कि जो एस्टेट्स होते थे बड़े बड़े, जिसमें लैंडलॉर्ड्स रहते थे, उनके शाही बंगलो होते थे, रॉयल बंगलोज होते थे, उन्होंने मैनोर हैड हायर्ड बैंड्स ऑफ ब्रिगेड्स, यानी कि जो रॉबर्स होते हैं जंगल के या माउंटेन रीजन के रॉबर्स होते हैं, उनको बैंड्स ऑफ ब्रिगेड्स, बहुत सारों को उन्होंने बुलाया है, और वो अपने रास्ते पे हैं, वो लोग आ रहे हैं इनका राइप क्रॉप, जो पका हुआ खेती में तैयार धान जो है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, लूटने के लिए। कॉट इन अ फ्रेंजी ऑफ फियर, और डर के मारे क्या हुआ, पीजेंट्स इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट सीज्ड होज एंड पिचफॉक्स एंड अटैक चेटॉक्स। तो अलग अलग जगह पर जो डिस्ट्रिक्ट्स थी वहाँ पर पीजेंट्स जो फार्मर्स थे उन्होंने क्या किया, जो कुहाड़ी, पावड़े, फोक्स, पिच फोक्स थे, यानी कि खुदाई करने के लिए जो होते नुकीली तार जैसा होता है, वो सब लेके चेटॉक्स बताया है, कासल और स्टेटली रेसिडेंस बिलोंग टू योर किंग और अ नोबल मैन। कासल यानी कि किले, छोटा कासल जैसा होता है, महल जैसा होता है, उसके ऊपर अटैक कर दिया। दे लूटेड होर्डेड ग्रेन एंड बर्न डाउन डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ मेमोरियल ड्यूज, उन्होंने वहाँ छुपाया हुआ जो अनाज था वो लूट लिया। डॉक्यूमेंट्स जिसके ऊपर उनके मेमोरियल ड्यूज यानी कि जो उन्होंने कर्जे लिए थे मैनोर से, वो डॉक्यूमेंट्स जला दिए। लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स फ्लेड फ्रॉम देयर होम्स, और जान बचा के बहुत बड़ी संख्या में नोबल्स वहाँ से भाग गए। मैनी ऑफ देम माइग्रेटिंग टू नेबरिंग कंट्रीज़, और उनमें से बहुत सारे आजू बाजू के पड़ोसी देशों में भाग गए। फेस्ड विद द पावर ऑफ हिज रिवोल्टिंग सब्जेक्ट्स, अब राजा ने देखा कि सब्जेक्ट्स उसकी प्रजा रिवोल्ट कर रही है, उसके सामने आंदोलन कर रही है, क्रांति कर रही है, वो भी थोड़ा सहम गया, डर गया। लुइस 16 फाइनली अकॉर्डेड रिकॉग्निशन टू द नेशनल असेंबली, तो नेशनल असेंबली जो एक पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी थी उसको मान्यता दी। एंड एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल दैट इज पावर्स वुड फ्रॉम नाउ बी चेक्ड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन, और उसको स्वीकार किया इस नियम का कि उसके जो अधिकार है, उसके जो हक है, पावर्स है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा चेक होंगे, यानी कि वो अंडर में आ जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन के, उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन मानना पड़ेगा, संविधान मानना पड़ेगा। ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789 की रात को द असेंबली पास्ड अ डिक्री, असेंबली ने एक ऑर्डर पास किया, डिक्री का मतलब ऑर्डर होता है, एबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड टैक्सेस। तो टैक्सेस का और फ्यूडल सिस्टम, जो प्रिविलेजेस का सिस्टम था, जो अलग अलग एस्टेट्स को, फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट को ऑब्लिगेशंस थे, प्रेजुडाइसिस थी, उनको फैसिलिटीज़ मिलती थी, और उनके ऊपर जो टैक्सेस लगाए जाते थे थर्ड एस्टेट के ऊपर, उस सबको एबॉलिश किया, मीन्स हटा दिया। मेंबर्स ऑफ द क्लार्जी टू वर फोर्स टू कीप अप देयर प्रिविलेजेस, क्लार्जी के जो प्रिविलेजेस थे, फैसिलिटीज़ थी, वो छीन ली गई। टाइट्स वर एबॉलिश, जो टैक्सेस थर्ड एस्टेट पे करता था टाइट्स के रूप में, वो निकाल दिए गए। एंड लैंड्स ओन्ड बाय द चर्च वर कॉन्फिस्केटेड, और जो चर्च के पास दूसरे लोगों की ज़मीनें होती थी, कॉन्फिस्केटेड लैंड थी, वो वापस से ले ली गई।
एज अ रिजल्ट, इसी कारण से द गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट्स वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लीवर्स, और ऐसे सरकार के पास धन आया, संपत्ति आई, 2 बिलियन लीवर्स इकट्ठा हो गए इन सब फैसिलिटीज़ को बंद करने के कारण, और वो क्लार्जी लोगों से लैंड, जो ज़मीनें थी उनके पास, वो लेने के कारण। तो खजाना भर गया फ्रांस का, 2 बिलियन लीवर्स आए। 2.1 France becomes a constitutional monarchy. National Assembly completed the draft of the Constitution in 1791. तो नेशनल असेंबली ने संविधान लिखने का काम पूरा किया और ये 1791 में पूरा हुआ। इट्स मेन ऑब्जेक्ट वॉज टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क। मेन बात तो इसमें ये थी, खास बात तो ये थी, ये लिखा क्यों गया था, तो मोनार्क के पावर्स कम करने के लिए। These powers, instead of being concentrated in the hands of one person, were now separated and assigned to different institutions, the legislature, the executive and the judiciary. अब जो सब पावर्स एक ही जन के पास होते थे, मोनार्क के पास होते थे, वो अब 3 इंस्टीट्यूट्स में डिवाइड कर दिए गए। यानी कि जो पावर्स राजा के पास होते थे, अब वो 3 इंस्टीट्यूट्स के पास हो गए। लेजिस्लेचर तुमने पढ़ा ही होगा, डेमोक्रेसी में 3 विंग्स होती हैं, ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर का मतलब जो मंत्री चुन के जाते हैं, वो कायदे कानून बनाते हैं वहाँ पे विधानसभा में और लोकसभा में। एग्जीक्यूटिव इन्हें उन कायदों का पालन करवाते हैं, जैसे IAS ऑफिसर्स होते हैं, तालुका में तालुकादार होते हैं, कलेक्टर होते हैं, मामलतदार होते हैं, ये सब उनका पालन करवाते हैं IAS ऑफिसर्स। एंड जुडिशरी जो न्याय करती है, लोगों का गलत और सही का फैसला करती है, वो जुडिशरी। इन तीनों के अंदर बांट दिए गए, यानी कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये तीनों पहले कौन हुआ करता था, मोनार्क हुआ करता था, लेकिन अब वो पावर्स इनके डिवाइड हो गए। दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इस तरीके से फ्रांस एक संवैधानिक मोनार्की बन गया, यानी कि राजाशाही भी थी और कॉन्स्टिट्यूशन भी लागू हो गया। फिगर 7 एक्सप्लेन्स हाउ द न्यू पॉलिटिकल सिस्टम वर्क। तो 7 फिगर देखेंगे तो उसमें पता चलेगा कि ये नया सिस्टम था क्या। तो तुम देख सकते हो नीचे जो है, वीमेन, चिल्ड्रन एंड यूथ बिलो 25, उनको वोटिंग के अधिकार नहीं थे, पैसिव सिटीजन्स थे। अबाउट 3 मिलियन मैन वीमेन, यानी कि 3 मिलियन लोग थे जिसमें मैन, वीमेन, चिल्ड्रन और 25 साल के बिलो जो यूथ थे, उनको वोटिंग हक्स नहीं थे, मीन्स वो पैसिव सिटीजन्स थे। फिर एक्टिव सिटीजन्स थे, तो एंटाइटल्ड टू वोट, वो लोग वोटिंग कर सकते थे, ये 4 मिलियन थे। 28 मिलियन के पॉपुलेशन में सिर्फ 4 मिलियन ये लोग वोट कर सकते थे। अब ये लोग वोट करते थे, इलेक्टर्स चुन के थे 50,000 को, फिर वो नेशनल असेंबली के 745 मेंबर्स को चुनते थे। अब ये लेजिस्लेचर हुआ, अब इसका कंट्रोल किसके पास था, तो किंग और मिनिस्टर्स, यानी कि ये एग्जीक्यूटिव्स हो गए। वीटो, किंग के पास वीटो होता था नेशनल असेंबली का, मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटीज़ या पावर्स होते थे। और जुडिशरी होती थी जिसको वोटिंग के द्वारा बनाया जाता था। इस तरीके से ये पूरा सिस्टम डेवलप हुआ। The Constitution of 1791 vested the power to make laws in the National Assembly, which was indirectly elected. अब 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पावर्स दिए गए टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली में देश के कायदे कानून बनाए जाए, विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, और नेशनल असेंबली का इलेक्शन इनडायरेक्टली होता था। दैट इज सिटीजन्स वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स हु इन टर्न चोज द असेंबली, यानी कि सिटीजन्स वोटिंग करते थे, वो ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स चुनते थे, फिर ये ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स नेशनल असेंबली चुनते थे, यानी कि उनके असेंबली, नेशनल असेंबली के मेंबर्स को चुनते थे। नॉट ऑल सिटीजन्स हाउएवर हैड द राइट टू वोट। ये अभी ऊपर हमने पहले ही समझाया कि सभी सिटीजन्स को वोटिंग राइट्स नहीं थे। ओनली मैन अबाउट 25 ईयर्स ऑफ एज हु पेड टैक्सेस इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ लेबरर्स वेज वर गिवन द स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन्स, यानी कि 25 साल की उम्र से ज़्यादा और जो 3 दिन के अपने पगार टैक्स के स्वरूप में देते थे,
उन्हीं को टाइटल होता था वोटिंग देने का और वो एक्टिव सिटीजन्स कहलाते थे। द रिमेनिंग मैन एंड ऑल वुमेन वर क्लास्ड एज पैसिव सिटीजन्स, बाकी के सब पैसिव सिटीजन्स होते थे, वीमेन को वोटिंग राइट्स नहीं होते थे। टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर, और इलेक्टर बनने के लिए चुनवाने के लिए अपने आप को, देन एज अ मेंबर ऑफ द असेंबली अ मैन हैड टू बिलोंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर्स। तो जो इलेक्टर बनना चाहता था, नेशनल असेंबली में जाना चाहता था, वो सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर्स के ग्रुप का होना चाहिए। अब डेक्लेरेशन ऑफ राइट्स of man and citizen painted by artist La Barber in 1790. Figure on the right represents France and the figure on the left symbolizes the law. तो इसके अंदर चार्टर है, डॉक्यूमेंट है, ये राइट्स ऑफ सिटीजन्स, जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं वैसे। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद द डेक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल के साथ शुरू होता है, वैसे फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीज़न, तो उनके क्या हक है, क्या अधिकार है लोगों के और सिटीजन्स के, उससे शुरू होता है। राइट्स सच एज राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ वर एस्टेब्लिश्ड एज नेचुरल एंड इनएलिनेबल राइट्स। तो ये जो राइट्स थे, राइट टू लाइफ, प्रॉपर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये नेचुरल राइट्स थे। इनएलिनेबल का मतलब इनको अलग नहीं कर सकते, ये जन्म से ही उनके पास आ जाते हैं। दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बींग बाय बर्थ, ये जन्म से ही उनके पास आ जाते हैं, जन्म सिद्ध अधिकार है। एंड कुड नॉट बी टेकन अवे, और उनको छीना नहीं जा सकता है। इट वॉज अ ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट्स, और ये राज्य या सरकार की ड्यूटी है कि उनके इन नेचुरल राइट्स का वो प्रोटेक्शन करे। सोर्स भी है, द रिवॉल्यूशनरी जर्नलिस्ट जीन पॉल मारेट commented in his newspaper La Ami du People, the friend of the people, on the constitution drafted by the National Assembly। तो ये जो संविधान लिखा गया उसके ऊपर उन्होंने कुछ लिखा था जीन पॉल मैरेट, जो एक जर्नलिस्ट थे पेपर के, द फ्रेंड ऑफ द पीपल के। द टास्क ऑफ रिप्रेजेंटिंग द पीपल हैज़ बीन गिवन टू द रिच, यानी कि ये जो लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे वो तो अमीर आदमी को दिया गया है हक। लॉट ऑफ द पुअर एंड ऑप्रेस्ड विल नेवर बी इम्प्रूव्ड बाय पीसफुल मीन्स अलोन। इसका मतलब अन्याय तो होगा ही, शोषण होगा गरीब लोगों का, और उनको दबाया जाएगा, तो शांति से उनकी समस्याओं का हल तो नहीं होने वाला है। हियर वी हैव एब्सोल्यूट पावर ऑफ हाउ वेल्थ इन्फ्लुएंसेस द लॉ। इधर हम देख सकते हैं कि कैसे संपत्ति या धन वो कायदे कानून के असर कर सकता है, ये इसका सबूत है, क्योंकि अमीर लोगों को रिप्रेजेंटेशन का हक दिया गया। येट लॉज विल लास्ट ओनली एज द पीपल एग्री टू ओबे देम। कायदे कानून तब तक चलते हैं जब तक लोग उनको मानते हैं या लोग उनको ओबे करते हैं। When they have managed to cast off the yoke of the aristocrats, they will do the same to the other owners of wealth। और जब वो लोग एरिस्टोक्रेट्स से निपट लेंगे तो दूसरे जो वेल्दी ओनर्स हैं, रिच पीपल हैं, उनके साथ भी वो लोग वैसा ही करेंगे। और सोर्स ही यहाँ साइड पे दिया है, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। तो जो फर्स्ट पेज था उनके कॉन्स्टिट्यूशन का, मैन आर बॉर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट्स। द एम ऑफ एवरी पॉलिटिकल एसोसिएशन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल एंड इनएलिनेबल राइट्स ऑफ मैन। दीज आर लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी एंड रेजिस्टेंस टू ऑपरेशन। थर्ड, सोर्स ऑफ ऑल सॉवरेनिटी रिसाइड्स इन द नेशन, यानी कि अखंडता जो है देश की, वो नो ग्रुप और इंडिविजुअल में एक्सरसाइज अथॉरिटी दैट डज नॉट कम फ्रॉम द पीपल। ये देश के अधिकार है, अखंडता, यानी कि ये किसी ग्रुप के पास नहीं आती है। लिबर्टी कंसिस्ट ऑफ द पावर टू डू वॉट एवर इज़ नॉट इंजीरियस टू हेल्थ। स्वतंत्रता, फ्रीडम का मतलब ये है कि जो दूसरों को हानिकारक नहीं हो ऐसा करना, जिस दूसरों को हानिकारक है वैसा नहीं कर सकते, वो चीज़ करने के लिए मुक्त फ्रीडम नहीं था, लिबर्टी नहीं थी। लॉ हैज़ द राइट टू फॉरबिड ओनली एक्शंस दैट आर इंजूरियस टू सोसाइटी, और कायदा कानून उसी चीज़ों को रोकेगा, उन्हीं बातों एक्शंस को रोकेगा जो सोसाइटी के लिए ख़तरनाक है या हानिकारक है। 6, लॉ इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल। लॉ का मतलब है सबके लिए समान हक। ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन इट्स फॉर्मेशन। सभी लोग कायदे कानून बनाने में उसके मदद कर सकते हैं, पर्सनली और थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, या अपने आप रूबरू या तो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर इट, और लॉ के सामने सभी सिटीजन्स एक हैं।
नो मैन मे बी एक्यूज अरेस्टेड और डिटेन्ड एक्सेप्ट इन केसेस डिटरमिन्ड बाय द लॉ। कायदे में जिन चीज़ों का उल्लेख है या जिन चीज़ों को बताया गया उसके अलावा किसी भी इंसान को पकड़ा नहीं जाएगा, अरेस्ट नहीं किया जाएगा या उसको जेल में रखा नहीं जाएगा। यानी कि कायदा भंग करेगा तो ही ऐसा होगा। 11th, एवरी सिटीजन में स्पीक, राइट एंड प्रिंट फ्रीली, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइटिंग एंड एक्सप्रेशन, प्रिंट करने का, ये सब एक्सप्रेशन के फ्रीडम थे। ही मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एब्यूज़ ऑफ सच लिबर्टी इन केसेस डिटरमिन्ड बाय द लॉ। और अगर कायदे का भंग करता है तो वो उसकी जवाबदारी लेना सीख लेगा। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक फोर्स एंड फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन कॉमन टैक्सेस इंडिस्पेंसिबल। रोज़बरों की ज़िंदगी चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए और पब्लिक फोर्स, पुलिस, मिलिट्री वगैरह के लिए खर्च तो ज़रूरी है। इट मस्ट बी असेस्ड इक्वली ऑन ऑल सिटीजन्स इन प्रोपोर्शन टू देयर मीन्स। और सभी को उनकी इनकम के हिसाब से ये टैक्सेस चुकाने पड़ेंगे, ऐसा असेसमेंट होना चाहिए। सिंस प्रॉपर्टी इज़ सेक्रेड एंड इनवायलेबल राइट, और प्रॉपर्टी तो एक पवित्र हक है और उसको अलग नहीं कर सकते। नो वन में बी डिप्राइव्ड ऑफ इट, किसी की प्रॉपर्टी छीनी नहीं जाएगी अनलेस अ लीगली एस्टेब्लिश पब्लिक नेसेसिटी रिक्वायर्स इट। जब तक एक ज़रूरत नहीं पैदा होती है देश के लिए, अगर वो प्रॉपर्टी चाहिए, जैसे हम लोग देखते हैं कि रेलवेज़, रोड्स, डैम्स वगैरह बनाने के लिए, मेट्रो प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए लैंड की ज़रूरत पड़ती है, तो वो किसी न किसी की लैंड ज़रूर पड़ती है, सरकार ले लेती है, लेकिन उसके बदले में उसको कॉम्पनसेशन, इन दैट केस अ जस्ट कॉम्पनसेशन मस्ट बी गिवन इन एडवांस। तो जो उसको लैंड देने का नुकसान होता है वो रकम, फिर वो अमाउंट उसको सरकार देती है, जिसको हम लोग कॉम्पनसेशन बोलते हैं। अब रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स, तो पॉलिटिकल सिंबल्स से उसको हम रीड करते हैं। द मेजोरिटी ऑफ मैन एंड वीमेन इन द 18th सेंचुरी कुड नॉट रीड और राइट। 18th सेंचुरी में ज़्यादातर लोग पढ़ लिख नहीं पाते थे, मीन्स इग्नोरेंट थे, अनएजुकेटेड थे। सो इमेजेस एंड सिंबल्स वर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्टेड ऑफ प्रिंटेड वर्ड्स टू कम्युनिकेट इंपॉर्टेंट आइडियाज़। तो अच्छे विचार और इम्पोर्टेंट खास विचार जो होते थे वो लोगों की तरफ पहुंचाने के लिए, उनको दिखाने के लिए या उनको बताने के लिए सिंबल्स और इसका इमेजेस का यूज़ होता था। पेंटिंग बाय ले बार्बर uses many such symbols to convey the content of the Declaration of Rights। तो ले बार्बर की जो फिगर 8 में जो पेंटिंग थी उसके अंदर बहुत सारे सिंबल्स थे ऐसे। तो हर एक सिंबल का अभी हम लोग अलग अलग पॉइंट देखते हैं। द ब्रोकन चेन, टूटी हुई जंजीर। चेन्स वर यूज्ड टू फेटर स्लेव्स। चेन जो होते थे, ये जो हम लोग बोलते हैं हथकड़ी जैसा बताया गया है, चेन्स है, वो स्लेव्स यानी कि गुलामों को पहनाने के लिए यूज़ होती थी, बांधने के लिए उनको। तो ब्रोकन चेन का मतलब था स्टैंड्स फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री। ब्रोकन चेन मीन्स वो गुलामी में से वो मुक्त हो गया। बंडल ऑफ रॉड्स और फैसेस, वन रॉड कैन बी इजीली ब्रोकन बट नॉट एन एंटायर बंडल, स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। अभी रॉड्स का जो बंडल है, आप लोगों ने कभी ये कहानी पढ़ी होगी, स्टोरी पढ़ी होगी कि एक फार्मर था, उसके बेटे थे, 4 बेटे थे और वो बहुत लड़ते झगड़ते रहते थे। तो जब फार्मर की मौत निकट आती है, मरने के लिए होता है वो, तब वो अपने बच्चों को बुलाता है, उनको समझाने के लिए बोलता है जाओ एक एक लकड़ी ले आओ। तो सभी लकड़ी ले आते हैं और बोलता है सब तोड़ो इसको। हर एक जन अपनी लकड़ी तोड़ देता है। फिर वो बोलता है कि चलो सब लकड़ियों को बांध दो। अब सब लकड़ियों को जब बांध देते हैं फिर वो बोलता है चलो अब इसको तोड़ो, तो लोग तोड़ नहीं पाते हैं। तो इसका मतलब है यूनियन इज स्ट्रेंथ। हम लोग बोलते हैं स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी, एकता में अखंडता, ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो एक रहना सीखना पड़ेगा, इसका मतलब एक बन के रहो, सब लोग जुड़ के रहो, ऐसा देश के लिए संदेश था। फिर द आई विद इन अ ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट, और ट्राइंगल के अंदर आँख है जिसमें से लाइट बाहर आ रही है। द ऑल सीइंग आई स्टैंड्स फॉर नॉलेज, और ये सब तरफ देखती हुई आँख जो है वो ज्ञान का प्रतीक है। द रेज ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस, जो सूर्य की किरणें या जो प्रकाश है वो अज्ञानता के अंधेरे को या बादलों को दूर कर देगा। सेप्टर, ये जो दंड होता है राजा के हाथ में, सिंबल ऑफ रॉयल पावर, ये राजा का प्रतीक है, राज्य
मोनार्क का प्रतीक है। स्नेक बाइटिंग इट स्टिल्स टू फॉर्म अ रिंग, सिंबल ऑफ इटर्निटी। अ रिंग हैज़ नाइदर बिगनिंग नॉर एंड। तो रिंग जैसे होती है वो राउंड होती है, उसका कोई स्टार्ट और एंड नहीं होता। इसी तरीके से इटर्निटी मीन्स एक दूसरे के साथ लोग जुड़े हुए हैं, पूरी प्रजा जो है वो एक है। तो स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग का मतलब ये होता था। फिर रेड फ्राइजियन कैप, कैप वॉर्न बाय अ स्लेव अपॉन बिकमिंग फ्री। तो ये रेड कैप जो थी, जब गुलामी में से मुक्त होता था तब ये लाल टोपी पहनता था। ब्लू वाइट रेड ये नेशनल कलर्स हैं फ्रांस के। द विंग्ड वुमन, तो पंखों वाली स्त्री, पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ, कायदे कानून का पर्सोनिफिकेशन, यानी कि कायदा कानून जो लॉ है वो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है पर उसको इस इमेज के द्वारा बताया गया है। द लॉ टैबलेट, कायदे जिसमें लिखे हुए, टैबलेट मीन्स ये बुक जैसा दिखा है। लॉ इज़ द सेम फॉर ऑल, कायदा सबके लिए एक है, समान है। ऑल आर इक्वल बिफोर इट, और सब कायदे के सामने सेम है, इक्वल है, ऐसा ये बताते हैं। सो टुडे वी विल स्टॉप हियर, नेक्स्ट टाइम वी विल कंटिन्यू विद द पॉइंट नंबर 3. हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, टेक केयर.